हेलो एवरीवन, हाउ इज द जोस। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त और बिंदास हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही है। ये वीडियो स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट पर फोकस कर रहे हैं, जो कि जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, या फिर उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अप्रैल अटेम्प्ट में अपने परसेंटाइल को इंप्रूव कर पाए। अब मुद्दा यह है कि लिमिटेड टाइम है हमारे पास, अबाउट 45 to 50 डेज आर रिमेनिंग फॉर द अप्रैल अटेम्प्ट। तो ऐसे कौन सी टेक्निक्स, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें जिससे हम इफेक्टिवली इस बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सेकंड अटेम्प्ट में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर पाए, या फिर मैं कह सकता हूं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो पाए। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट अब अप्रैल अटेम्प्ट में पढ़ना चाह रहे हैं। तो सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। अब आपको पढ़ने के थोड़े से तरीकों को चेंज करना होगा। इससे पहले आप किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते थे? हम कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। हम पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर उस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और रिवीजन के दौरान भी आप कुछ ऐसा ही करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको रोटेशनल मैकेनिक्स रिवाइज करना है, तो मैंने जनरली देखा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपके पास रिस्पेक्टिव जो भी आपके खुद के क्लास नोट्स हैं आप उनको रिवाइज करेंगे या किसी बुक को रेफर करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। यही करते हो? नहीं, अब ये नहीं करना, क्रॉस कर दो। अब हम यहाँ पे जो फॉलो करने वाले हैं ना, वो मैं आपको बता दूं, अब हम फॉलो करने वाले हैं रिवर्स स्ट्रेटेजी। ये क्या है? ये काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है अगर आप कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। रिवर्स स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट 3 इयर्स के किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यूज उठाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रोटेशनल मैकेनिक्स रिवाइज करना है, तो मैं अभी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, थ्योरी को नो। आप सबसे पहले पीवाईक्यूज उठाएं। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2020 20, 21, 22 और 23 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है वो, इन 4 के आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा कलेक्शन होगा आपके पास क्वेश्चंस का। और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व मत करें, रुकिए, टेक द पॉज। मैं आज आपसे ये नहीं कह रहा कि जाओ वही पीवाईक्यू सॉल्व करने लग जाओ, ये तो मैं रिक्वेस्ट आप लोगों से कई बार कर चुका हूं, आपके टीचर्स भी आपको कई बार बोल चुके हैं। आज मैं आपको कुछ और यूनिक बातें बताने वाला हूं जो आज तक हमारे बीच में कभी डिस्कस नहीं हुई है। क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके पास एक जगह होने चाहिए। आपके पास इसके लिए कोई भी स्टडी मटेरियल या कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक हो सकती है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जिसमें आपको 20 से 23 तक के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाए। जैसे रोटेशनल आपने उठाया, रोटेशनल के अब आप पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करिए और वहां पे आप टैगिंग करना स्टार्ट करिए। टैगिंग मतलब आप ये लिखिए कि रोटेशनल में किस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आया है। जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है, आप लिख दीजिए एमओआई। या फिर मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप रोटेशनल चैप्टर के सब डिवीजन कर लीजिए। जैसे आपने रोटेशनल चैप्टर को 10 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 10 सब टॉपिक्स कर दीजिए और उसके आगे आप कोड लिख लीजिए 1 2 3 इस तरीके से। इसके बाद जब आप पीवाईक्यूज को देखें तो आप पीवाईक्यूज में वहां पे टैगिंग करना स्टार्ट करिए कि इन पीवाईक्यूज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, इस तरीके से टैगिंग करिए और ऑब्जर्व करिए कि किस पर्टिकुलर टैगिंग पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टैगिंग पे कभी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इससे क्या होगा, इससे आपको इफेक्टिवली आइडिया लग जाएगा मुझे किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर या इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इससे क्या है कि आप अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन टॉपिक्स को पढ़ते रहते हैं जिन टॉपिक से रेयरली कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। हम उस कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, उस 10% कंटेंट पे फोकस कर रहे होते हैं जो 10% कंटेंट काफी डिफिकल्ट होता है या बहुत सेलेक्टिव स्टूडेंट से बन पाता है।
लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि उस 10% कंटेंट पे फोकस ना करके पहले उस 90% कंटेंट पे फोकस करिए जो इजी या मॉडरेट लेवल का है, जो मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स उसे सही कर सकते हैं, क्योंकि वही आपको एक अच्छी रैंक दिलाएगा। जो 10% कंटेंट है, जो एक्सक्लूसिव कंटेंट है, उसे करने में एक तो आपका ज्यादा वक्त जाएगा, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। दूसरी चीज, जब वो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी तो भाई आपको समय ज्यादा लगेगा ना यार। तो रेदर देन टू फोकस ऑन दैट 10%, यू शुड फोकस ऑन 90%। आप क्वेश्चंस की टैगिंग करेंगे, क्वेश्चंस को रीड करें, अभी आप सॉल्व मत करें। ये आपको हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये करने में आपको 30 मिनट लगेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आप भी कर सकते हैं, ये तो मैं भी बहुत आसानी से यहां पे एक चार्ट बना करके दे सकता हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए, इस पर्टिकुलर टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए। लेकिन ऐसे आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसे वीडियो से देख के कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि आप ऐसे वीडियोस देख लेते हैं, सुनते हैं और उसके बाद वो सारी बातें यहां से जाती हैं, यहां से बाहर निकल जाती हैं और आप स्किप कर देते हैं। जब आप खुद से ये एफर्ट करेंगे ना, जब आप हर क्वेश्चन पे लिखेंगे कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, तो ये आप खुद सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे। ये आपका ब्रेन इस बात को समझेगा कि यार ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? 30 मिनट हार्डली टैगिंग हो गई। इसके बाद अब ये डिसाइड करिए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक्स की ज्यादा टैगिंग हुई है, मतलब दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन से ऐसे फॉर्मूले में जो कि बार बार रिपीटिव फॉर्मेट में यूज किए गए हैं। और फिर उसके बाद अब आप थ्योरी में उन सेलेक्टिव टॉपिक्स के क्वेश्चंस को, या मैं कह सकता हूं उन सेलेक्टिव फॉर्मूलों को पढ़िए और फिर अपने पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे होगा। इससे आप लिमिटेड टाइम में इफेक्टिवली उस कंटेंट को तो कवर कर ही पाएंगे जिसका वेटेज एक तो बहुत हाई है, और आपको यह समझ में आएगा कि कौन से फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे बार बार रिपीटिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे गए। तो किसी भी चैप्टर को रिवाइज करते समय प्लीज फॉलो दिस रिवर्स स्ट्रेटेजी, मतलब फॉर रिवीजन यू शुड फॉलो द रिवर्स स्ट्रेटेजी। सेकेंड थिंग इज भैया टाइम लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी सैंपल पेपर या कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्लीज आप टाइम लिमिट में सॉल्व करें। इवन आप पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसमें भी आप टाइम लिमिट सेट करें। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट का समय मिलता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप टाइम लिमिट लगाइए 25 मिनट्स। मतलब आप 5 क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन करें, इवन आप सैंपल पेपर सॉल्व करें, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, टाइम लिमिट में सॉल्व करें, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू हैंडल द प्रेशर ऑफ द एग्जामिनेशन। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन 2 चैप्टर हम कम पढ़ें, लेकिन हमने जितना पढ़ा है उसमें हमें कॉन्फिडेंस रहे, और दूसरा हम प्रॉपर टाइम को मैनेज करते हुए जो कंटेंट हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चंस तो एटलीस्ट कर पाएं। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे, और टाइम तब मैनेज होगा जब आप एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन प्रेशर तब हैंडल होगा जब आप उसकी हैबिट अपने अंदर डेवलप करेंगे। और वो हैबिट ऑन द स्पॉट एक दिन में डेवलप नहीं होने वाली, उस पर आपको आज से ही वर्क करना पड़ेगा। अगर रेगुलर बेसिस पर वो प्रेशर आपको फील होता रहा तो डेफिनेटली आप उन सिचुएशंस को बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। भाई ये दिमाग में रख लीजिए भैया, टाइम लिमिट में करिए। ये आपको एफिशिएंट बनाने में आपकी मदद करेगा, टाइम को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट एंड द थर्ड पॉइंट, क्या सोच रहे? सिलेबस। अभी भी जो टॉपिक्स हाई वेटेज हैं और आपके बचे हुए हैं, उन सेलेक्टिव टॉपिक्स को या अपने सिलेबस को टिल 15 मार्च ट्राई करिए कंप्लीट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नया चैप्टर या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, उसे आप आफ्टर 15 मार्च चाहकर भी कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों कवर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने पता है बाद में इतना ज़्यादा आपके ऊपर लोड आ जाएगा, इतने ज़्यादा आपके अंदर कन्फ्यूजन्स होने लग जाएंगे कि फिर आपके लिए कोई भी नई चीज़ पढ़ना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये डेडलाइन सेट करिए। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था कि 15 मार्च तक कोशिश करिए अपने सिलेबस को बाइंड अप करने की। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आप अपने नंबर ऑफ आवर्स को लगभग फिक्स करने की कोशिश करिए। ये इस समय चलता है ना कि किसी एक दिन आप बहुत एक्सट्रीम एफर्ट मार रहे हैं, 12 से 13 घंटे पढ़ लेते हैं भाई, अगले दिन ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम से जोश आता है, एकदम से एनर्जी जो है तुम्हारी बूस्टअप हो जाती है, फिर अगले दिन पूरी रात पढ़ रहे हैं, और ऐसा 1-2 दिन किया, फिर उसका जोश फिर ठंडा हो गया। ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये अप एंड डाउन्स लाइक दिस, प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस, इट विल डिक्रीज योर एफिशिएंसी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इससे एग्जाम फोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दूं। एक कार जिसको आप सडन एकदम से बहुत हाई स्पीड पे मूव करते हैं, फिर एकदम से ब्रेक लगाते हैं, फिर हाई स्पीड ले जाते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं, आपको ही पता है कि उस केस में कार की फ्यूल एफिशिएंसी जनाब कम हो जाती है, और वहीं पे उस कार को एक कांस्टेंट रेट से चला, जैसे आपने डिसाइड किया 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएंगे, तो आप अपनी कार की स्पीड को 70 से 90 के बीच में अगर फ्लक्चुएट करते रहे, तो आपकी कार की फ्यूल एफिशिएंसी मैक्सिमम आएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि नहीं है जरूरत रोज 12 या 15 घंटे पढ़ने की, जरूरत यह है कि कंसिस्टेंसी रखो यार। अरे मैं तो कहता हूं कि सिर्फ 7 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 7 घंटे अगले 50 दिन तक पढ़ो, क्योंकि इससे तुम्हारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तुम्हारा ब्रेन जो है वो कैपेबल होगा, और आप बहुत और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मतलब अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारा मैक्सिमम साथ दे, तुमसे सिली मिस्टेक्स कम हो, तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने के बाद एकदम से टेंशन फील ना हो, तुम्हारा माइंड एकदम से ब्लैंक ना हो, जो कि जनरली एग्जाम्स के दौरान हो रहा है, उसे कंट्रोल करने का तरीका है भैया जीवन में कोशिश करो यार स्टडी स्टेट लाने की। ग्राफ इस तरीके का भी रहा तो चलेगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है कि एक दिन 9 घंटे पढ़े तो अगले दिन 7 घंटे पढ़े, उसका अगले दिन अपन लोगों ने 8 घंटे पढ़े, फिर अपन लोगों ने 9 घंटे पढ़े, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चल रहा है, इट्स ओके एवरेज। इस केस में आपकी बॉडी इन चेंजेस को अडेप्ट कर पाएगी, लेकिन इस तरीके के एक्सट्रीम अगर आप चेंजेस करोगे अपने स्टडीज आवर्स में या सेल्फ स्टडीज आवर्स में, डेफिनेटली देयर इज नो यूज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ एफर्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज एफर्ट्स विल वेस्ट, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में काफी नर्वस हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों पे आप वर्क करना शुरू करिए। आई होप कि मेरे सारी बातें जो आपको बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, और मुझे बिलीव है कि भाई जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में अब तुम फोड़ करके आओगे। यू हैव टू फॉलो द रिवर्स स्ट्रेटेजी, टैगिंग खुद करिए, ये मत सोचिए कि कोई आपको ला करके दे दे, कोई आपका सहारा बने। प्लीज बी केयरफुल। अगर आपने कहीं और से इस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की कोशिश करी तो उससे आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आप 1-2 दिन फॉलो करेंगे, लेकिन टैगिंग खुद से करेंगे तो ये आपके ब्रेन को समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिवर्स स्ट्रेटेजी, टाइम लिमिट, सिलेबस, एंड प्लीज नो फ्लक्चुएशन इन द नंबर ऑफ स्टडीज आवर, एंड प्लीज ट्राई टू फॉलो द बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके, आई होप कि मेरे सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।